हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब फाइन होंगे अपने घर पे। सब लोग लॉकडाउन का सही से पालन कर रहे होंगे। तो सॉरी फॉर द लेट हो गया वीडियो के अंदर, तो थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ कारण थे, उस वजह से टाइम पर बना नहीं पाया। बट आज हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। लास्ट टाइम तक हम जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ रहे थे, और ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर हम लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहाँ कहाँ किस तरीके से चला, किस तरीके से आगे बढ़ा। हमने सबसे पहले टाउन्स की बात की कि टाउन्स में उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहा, फिर वहाँ पर स्लो डाउन क्यों हुआ, फिर हम टाउन से कंट्री साइड की तरफ आए, मीन्स रूरल एरिया की तरफ आए। रूरल एरिया में हमने पढ़ा कि वहाँ पर किस तरीके से जो अवध में जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ये किस तरीके से आगे बढ़ा। वहाँ पर को बाबा रामचंद्र ने किस तरीके से आगे बढ़ाया, जवाहरलाल नेहरू का वहाँ पर क्या रोल था, फिर वहाँ पर मूवमेंट किस तरीके से डेवलप हुआ, और कांग्रेस जो है उससे कभी भी खुश नहीं थी। फिर हम कंट्री साइड के दूसरे पार्ट में आते हैं। ये जो रूरल एरिया के अलावा हम लोग बात कर रहे थे गुडेम हिल्स की, जो कि एक ट्राइबल रीजन है। और ट्राइबल रीजन होने की वजह से ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट और बढ़ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको जैसे बताया था, क्योंकि ट्राइबल लोग जो थे वो डायरेक्टली जो है सीधे ब्रिटिश लोगों से इकोनॉमिकली कनेक्टेड नहीं थे, वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से रिलेटेड थे। और उनकी प्रॉब्लम्स तब शुरू होती है जब ब्रिटिश लोग जो है रिजर्व फॉरेस्ट के ऊपर क्या लगा देते, बैन लगा देते। तो हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ लिया था, हम लोगों ने पढ़ लिया था कि वहाँ पर उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। ठीक है, उन लोगों ने वहाँ पर क्या क्या चीज़ें फेस करी, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ ली थी। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ पर वहाँ पर किस तरीके से जब रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, मद्रास फॉरेस्ट एक्ट जो बनाया था उसके अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट में लोगों का जाना, वहाँ पर जानवरों को चराना, फूल फल वगैरह प्रोडक्ट्स इकट्ठे करना, ये सारी चीज़ों के ऊपर बैन लगा दिया गया था। इसका सीधा असर जो था वो ट्राइबल लोगों की, गुडेम हिल्स के लोगों की जो लाइफ स्टाइल है, जो लाइवलीहुड है, उसके ऊपर सीधा उसका इफेक्ट पड़ा था। तो ट्राइबल लोगों ने क्या किया, उसकी वजह से ब्रिटिश लोगों के खिलाफ उन्होंने रेबेलियन किया था। इस रेबेलियन में हमने एक लीडर के बारे में पढ़ा था, जिनके बारे में हम बात करेंगे आज। ये लीडर का नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, ये थोड़ा सा आप विशेष इस पर ध्यान दीजिए। एक्चुअली वैसे देखे जाए तो आपके बुक में बहुत छोटा सा वर्जन है, हम लोग भी ज़्यादा उसको एलेबरेट लंबे तरीके से नहीं करेंगे, लेकिन ये भारत के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स में से एक है, इसलिए इनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये पूरे गुडेम हिल्स में जो भी रेबेलियन चल रहा था वो पूरी तरीके से इन्हीं लोगों ने, अल्लूरी सीताराम राजू ने ही उसको लीड किया था। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू जो थे, उनका जो जन्म था वो 1897 में हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन 1897। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि उनका जन्म 1897 में हुआ था। जगह का नाम था पंडरंगी, पंडरंगी नाम का एक विलेज था, जो कि कहाँ पर था, इन विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम नाम के डिस्ट्रिक्ट में एक गांव था छोटा सा, पंडरंगी नाम का, वहाँ पर इनका जन्म 1897 में हुआ था। ठीक है, और इनकी जो डेथ थी, ये चीज़ में आपको ध्यान रखनी कि इनकी डेथ जो थी, वो डेथ इनकी हुई थी 7 मई 1924। ठीक है, 7 मई 1924 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और जब इनकी डेथ हुई थी तब इनकी एज अराउंड 24 से 27 ईयर्स के आसपास थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी, एट कोयूरू इन अगेन विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। ठीक, तो ये इनका जन्म था और ये इनकी डेथ थी।
ठीक है, डेथ इनकी कैसे हुई थी, तो इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, ठीक है। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई व्हाट वाज द रीजन फॉर डेथ, तो आपको लिखना है रीजन फॉर डेथ, क्या लिखेंगे आप, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि फांसी चढ़ा देना। जैसे एक बार अगर जैसे हमारे अभी कोर्ट में कोई आदमी को अगर फांसी की सज़ा हो जाती है तो उसको हम इंग्लिश में एग्जीक्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो फांसी की सज़ा सुना देना, हर जगह अलग अलग, कहीं फांसी दे दी जाती है, कहीं गोली मार दी जाती है, तो उसको हम एग्जीक्यूशन की कैटेगरी में पुट अप करेंगे। तो इस तरीके से इनके एग्जीक्यूट इनको कर दिया गया था, ठीक है। और इनका एक टॉम्ब बना हुआ है, मतलब इनका एक समाधि स्थल भी बना हुआ है। और इनका टॉम्ब कहाँ पर बना हुआ है, इनका टॉम्ब बना हुआ है दैट इज इन कृष्ण देवी पेट, जगह का नाम है कृष्ण देवी पेट, कृष्ण देवी पेट, ठीक है। यहाँ अगर आपको ढंग से नज़र नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, इनका टॉम्ब कहाँ पर है, तो एक जीके का प्रश्न है, कृष्ण देवी पेटा, कृष्ण देवी पेटा, ये जगह है जहाँ पर इनका टॉम्ब बनाया गया है। टॉम्ब का मतलब क्या हुआ, टॉम्ब का मतलब आप कह सकते हो इनकी समाधि, जैसे ठीक है, इनकी क्या है, समाधि। जैसे राजघाट महात्मा गांधी की समाधि है, वैसे ही जो कि दिल्ली में, वैसे इनकी समाधि भी कहाँ पर है, कृष्ण देवी पेट में। ये कृष्ण देवी पेट कहाँ है, ये भी अगेन कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में ही, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर इनकी क्या है, समाधि बनाई गई है, ठीक है। इन्होंने जो रेबेलियन शुरू किया था, उस रेबेलियन का नाम था रामपा रेबेलियन, ठीक है। ये बुक में आपको नहीं दे रखा है, लेकिन एक छोटी सी जानकारी आपको दिमाग में बिठानी है। इन्होंने जिस रेबेलियन को शुरुआत की थी, उस रेबेलियन का नाम क्या था, रामपा रेबेलियन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इनकी डेथ, इनकी बर्थ हमने इनके बारे में जान लिया, इनका टॉम्ब का बना हुआ है इसके बारे में भी हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे इनके रेबेलियन की। तो इन्होंने जो रेबेलियन शुरू किया था उसका नाम था रामपा रेबेलियन, और ये हुआ था 1922। कब हुआ था, 1922 में। ये रामपा रेबेलियन किसके लिए हुआ था, अगेंस्ट मद्रास फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1882। ये मद्रास फॉरेस्ट एक्ट जो था, ये कानून बना हुआ था 1882 का, उसके जिसके अकॉर्डिंग रिजर्व फॉरेस्ट डिसाइड कर दिए गए थे, और रिजर्व फॉरेस्ट में किसी का भी जाना आना अलाउड नहीं था। तो उसके अगेंस्ट इन्होंने ये रेबेलियन, ये एक विद्रोह किया था, जो कि कहाँ पर हुआ था, जिसको कहा गया था रामपा रेबेलियन, ठीक है। क्या कहा था इनको, रामपा रेबेलियन, ठीक है। और ये जो रामपा रेबेलियन था, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि मद्रास फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग बना हुआ था, और इसके अंदर हमने ऑलरेडी 2-3 चीज़ें पढ़ी है कि यहाँ पर इस फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ था। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि भाई फ्री मूवमेंट नहीं कर सकते थे, देयर वाज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्री मूवमेंट अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्री मूवमेंट इन रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ठीक है। फिर से हम इसको रिकॉल कर लेते हैं कि भाई रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था फ्री फॉरेस्ट के ऊपर। फॉरेस्ट के अंदर आप फ्रीली नहीं जा सकते थे, जितने भी जो है जितने भी ट्राइबल्स हैं फॉरेस्ट में नहीं जा सकते थे, पहला पॉइंट तो ये। एंड सेकंड पॉइंट इज कि एक और रेस्ट्रिक्शन लगाया था, रेस्ट्रिक्शन ऑन subsistence economy, restriction on subsistence economy including shifting agriculture। मतलब कि जैसे ऑलरेडी मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे, जिसको स्लैश एंड बर्नर एग्रीकल्चर भी करते थे, लेकिन ये करते तो जंगलों में ही थे। वहाँ पर जाकर पेड़ पौधों को काटते थे, वहाँ पर जलाते थे, फिर उसकी राख जब मिल जाती तब वहाँ पर ये कल्टीवेशन वगैरह करते थे। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश लोगों ने इनकी इन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो जंगलों में होती थी, चाहे वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो, चाहे वो
फ्रूट्स कलेक्शन हो, चाहे वो वुड्स कलेक्शन हो, मतलब जो भी इकोनॉमिकली प्रोडक्ट जो इम्पोर्टेंट थे उन सब के लिए ऊपर उन्होंने क्या लगा दिए थे। इस एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने जो है व्हाट वी कॉल इट, उन्होंने इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। ठीक है, समझ आई होगी बात आपको। ठीक है, तो ये पूरा रामपा रेबिलियन था जो कि अल्लूरी सीताराम राजू की लीडरशिप में चल रहा था। ठीक है, अब थोड़ा बहुत अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में भी जान लेते हैं। ऑलरेडी मैं आपको थोड़ी बहुत बातें बता चुका हूँ कि उनका जन्म कब हुआ था, 1897 में कहाँ पर हुआ था उनका जन्म। पांडरंगी नाम का एक विलेज था विशाखापट्टनम में। फिर उनकी डेथ कहाँ पर हुई थी, उनकी डेथ हुई थी 7 मई 1924 को। कहाँ पर हुई थी, वो हुई थी कोय्यूरू नाम की जगह में, वो भी विशाखापट्टनम में ही है। और उनका जो टॉम्ब बना हुआ है वो कहाँ पर है, कृष्णदेवपेट नाम की जगह पर उनका टॉम्ब बना हुआ है। जब इनकी डेथ हुई थी इनकी एज 24 से 27 ईयर्स के बीच में थी। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई इतनी छोटी उम्र में इन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। ठीक है, तो दैट्स वाई दे विल बी कॉल्ड द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने इतना बड़ा कुर्बानी दी। जैसे भगत सिंह ने भी 23 साल की उम्र में कुर्बानी दे दी थी, इन्होंने भी 24 से 27 साल की एज में कुर्बानी दे दी। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब देश के लिए इनका सेक्रीफाइस है, जिसे हमेशा हमें याद रखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ गिने चुने ही मतलब जो हमारे जब भी हम फ्रीडम फाइटर्स की बात करते हैं तो हम कुछ ही फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन ऐसे अनगिनत फ्रीडम फाइटर्स है देश के अंदर जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन देश के स्ट्रगल में दिया है और जिनकी वजह से ही आज 1947 में कहीं ना कहीं देश आज़ाद हुआ है। ठीक है, महात्मा गांधी का इसमें इम्पोर्टेंट रोल था नो डाउट, लेकिन इनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल था उनके अंदर देश को आज़ादी दिलाने में। इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बिना भी ये सारी चीज़ें पॉसिबल जो हमने अचीवमेंट किया वो सारे फ्रीडम फाइटर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन के बिना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो अल्लूरी सीताराम राजू जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। जब ये गुडेम हिल्स में ये चीज़ें चल रही थी तो अल्लूरी सीताराम राजू इनके लीडर बन के उभरे और ये इनके बारे में ऐसा कहा जाने लगा कि फर्स्ट पॉइंट, he had variety of powers, कि इनके पास बहुत सारे शक्तियाँ हैं, ऐसी बातें फैलने लगी। ठीक है, he could make एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस क्या होता है? एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी करना, ही कुड मेक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन एंड हील पीपल। ऐसा कहा जाता है कि भाई ये भविष्यवाणी वगैरह करते थे और लोगों की मदद भी करते थे। ठीक है, और बढ़ चढ़कर ऐसा भी कहा गया, कितना सही है कितना गलत है वी डोंट नो, लेकिन ऐसा भी बातें फैली कि ही कुड इवन सर्वाइव बुलेट शॉट, मतलब ये बंदूक की गोली से भी इनको मारा नहीं जा सकता है। तो ये सारी बातें इनके बारे में सारे एरिया में फैलने लग गई। तो इन सारी बातों को देखते हुए इनको इस अपना लीडर इन सब लोगों ने मान लिया और ये अपना लीडर इन लोगों ने मान लिया। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि लोग जो थे सिर्फ इन्हीं वजहों से सिर्फ ये कलर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करते हैं, वैरायटी ऑफ पावर है, बुलेट शॉट सर्वाइव करते हैं, सिर्फ इन्हीं वजहों से लोग इनको सपोर्ट नहीं करते थे। लोग जो थे वो इनको इनकी लीडरशिप एबिलिटीज़ और इनकी दूसरी स्ट्रेटजीज़ की वजह से भी सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक कहने की बात है कि भाई ये चीज़ें उनके अंदर थी, पर फिर भी इनके अलावा भी उनकी लीडरशिप बहुत स्ट्रांग थी। इन्होंने बहुत अच्छे से जो मूवमेंट था, गुरिल्ला मूवमेंट जो चला था ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट, उसको इन्होंने बहुत अच्छे से लीड किया था। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लोगों ने इनको क्या कर दिया था, पीपल थॉट नहीं, पीपल कंसिडर्ड हिम एज इनकारनेशन ऑफ गॉड। मतलब
लोगों ने कहीं ना कहीं इनको मसीहा मान लिया था और उनको ऐसा लगने लगा था लोगों को कि चूंकि इनमें सारे पावर्स है और वो अच्छे एक लीडर हैं, तो वो अपनी जो उनकी जो उम्मीदें थी वो बहुत बंध गई थी इनसे, तो लोगों ने इनको भगवान का अवतार भी मानना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके के ये इंसान थे और ये बहुत अच्छे लीडर थे। ठीक है, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ तो अल्लूरी सीताराम राजू जो थे वो महात्मा गांधी से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू वाज हाईली या मॉडरेटली इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी। ठीक है, ही वाज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी and his non-cooperation movement। ठीक है, he was inspired by महात्मा गांधी और उनके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से वो बहुत ज़्यादा ये इंस्पायर्ड थे। इनका ऐसा मानना था, ठीक है, इनसे इंस्पायर्ड थे कि इन्होंने लोगों से महात्मा गांधी की बातें सुनकर इन्होंने लोगों से महात्मा गांधी की कुछ चीज़ों को फॉलो करने के लिए कहा था, जैसे कि ही persuaded people to wear खादी। देशी स्वदेशी के पक्ष में थे ये, और महात्मा गांधी की तरह महात्मा गांधी को सपोर्ट करते हुए इन्होंने उनको लोगों को खादी पहनने के लिए कहा। एंड गिव अप ड्रिंक, और इन्होंने लोगों से ये भी अपील की कि लोगों को भी क्या करना चाहिए, शराब पीना, लीकर का सेवन करना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, सो इन दिस वे ही वाज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी। ठीक है, अब एक चीज़ आती है कि एक चीज़ ऐसी थी जहाँ पर ये महात्मा गांधी से कहीं ना कहीं इत्तेफाक नहीं रखते थे। ठीक है, सो ही ऑल्सो of the belief, sorry, he was also of the belief that India could achieve Swaraj only with the हेल्प ऑफ फोर्स। इनका क्या मानना था कि भारत स्वराज या आज़ादी तभी पा सकता है किसकी मदद से, फोर्स की मदद से। या फोर्स का मतलब क्या हुआ, या फोर्स का मतलब हुआ वायलेंस। ये वायलेंस के पक्ष में थे। इनका ऐसा मानना था कि ब्रिटिश लोग है ना, बिना मारपीट किए, बिना उनको भगाए, उसके बिना ब्रिटिश लोग मानेंगे नहीं। जबकि महात्मा गांधी जो थे वो नॉन वायलेंस के पक्ष में थे। तो यहाँ ये कॉन्ट्राडिक्ट करते थे महात्मा गांधी से। ये एकमात्र ऐसा स्टेटमेंट है जो आपका 1 मार्क में आ सकता है कि हाउ डिड अल्लूरी सीताराम राजू कॉन्ट्राडिक्टेड विथ महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन है। इसका ये आंसर आपको इसके अंदर वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन सिंपल सा है, हाउ डिड अल्लूरी सीताराम राजू कॉन्ट्राडिक्टेड विथ महात्मा गांधी। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। और एक क्वेश्चन ये है कि हाउ वाज अल्लूरी सीताराम राजू इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी। ये भी एक क्वेश्चन है कि वो महात्मा गांधी से कैसे इंस्पायर्ड थे। तो ऑलरेडी वो खादी पहनने के पक्ष में थे, वो जो है लीकर ड्रिंकिंग के अगेंस्ट में थे। ठीक है, इन चीज़ों में वो महात्मा गांधी इसके से रिलेट करते थे और महात्मा गांधी की इस चीज़ों को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। मतलब तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ बन जाता है। एक तो इंस्पिरेशन वाला क्वेश्चन बन जाएगा कि हाउ अल्लूरी सीताराम राजू वाज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी एंड हाउ अल्लूरी सीताराम राजू कॉन्ट्राडिक्टेड विथ महात्मा गांधी। तो ये 2 1 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अल्लूरी सीताराम राजू। यहाँ पर अल्लूरी सीताराम राजू
किससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको लिखना है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार 3 मार्क्स में। हु वाज अल्लूरी सीताराम राजू। पहला क्वेश्चन तो आपका ही हो गया, अल्लूरी सीताराम राजू कौन है। ठीक है, यहाँ हम और क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं। हाउ वाज ही इंस्पायर्ड एंड कॉन्ट्रडिक्टेड with the notions of महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये कि अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, इंस्पायर्ड कैसे थे और कॉन्ट्रडिक्टेड कैसे थे। तो एक नंबर का क्वेश्चन तो ये हो गया, एक नंबर का क्वेश्चन ये हो गया, एक नंबर का क्वेश्चन ये हो गया। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन गया 3 मार्क्स का, 1 + 1 + 1 = 3। इस तरीके का क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में बनकर तैयार होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। एक क्वेश्चन और हम बना सकते हैं, हु वाज अल्लूरी सीताराम राजू। क्या क्वेश्चन है हमारा, हु वाज अल्लूरी सीताराम राजू, डिस्क्राइब हिज आइडियोलॉजीज। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे और उनकी आइडियोलॉजीज क्या है। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया, 1 + 2 = 3। तो अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे वो तो आप बता दो कि भाई एक फॉक हीरो थे और ये इन्होंने रामपा रेबेलियन किया था। ठीक है, इन्होंने ये इनकी बिलीफ क्या थे वो आपको बताने कि अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे। भाई वो इनकारनेशन ऑफ गॉड उनको मानते थे, वो करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर सकते थे। तो उनके बारे में कुछ चीज़ें बतानी है और उनके नोशंस। तो नोशंस में आप इसके अंदर ये लिख सकते हैं कि भाई ही वाज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से कैसे, वही इंस्पायर्ड और कॉन्ट्रडिक्ट वाले पॉइंट आप यहाँ पर आंसर में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पर बनता है जो मैं आपको बता दूँ, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है हाउ डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डेवलप्ड इन बुडेन हिल्स। ठीक है, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके साथ हम हुआ अल्लूरी सीताराम राजू को ऐड कर सकते हैं, तो ये भी कितना का बन जाएगा, अगेन ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनकर तैयार होते हैं। ठीक है, तो अब हम जो आंसर पढ़ेंगे वो हम इस क्वेश्चन का आंसर लेंगे, दैट हाउ डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डेवलप्ड इन बुडेन हिल्स। तो छोटा सा आंसर है, ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं। इवेंट लिखने हमको यहाँ पर कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, जब अल्लूरी सीताराम राजू ने जो ये रामपा रेबेलियन किया, इसमें क्या क्या इवेंट हुए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम, चूँकि जब हम कंट्री साइड की बात कर रहे हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये तो हमको पता है कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर सोसाइटी के अंदर जो भी छोटे छोटे रेबेलियन चल रहे थे अलग अलग जगहों पर, उनको भी इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई थी। तो ये रेबेलियन भी उसमें इंटीग्रेटेड था, इसलिए इट विल आल्सो बी कॉल्ड द पार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो हम अब इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हाउ डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डेवलप्ड इन बुडेन हिल्स। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का हम आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता है इसके बारे में कि भाई बुडेन हिल्स का जो रेबेलियन था वो कैसे शुरू हुआ था। ठीक है, तो आपको दिमाग में बिठाना है कि
रेबेलियन यूज्ड गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक। ठीक है, ये तो आपको दिमाग में बिठाना है कि भाई इन्होंने गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक का इस्तेमाल किया था। दूसरी बात, इन्होंने और क्या किया था, दे अटैक्ड पुलिस स्टेशन। इन्होंने क्या किया था, पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, किल्ड ब्रिटिश ऑफिशियल को मार डाला, हत्या करते ब्रिटिश ऑफिशियल की। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और एज ए रिजल्ट इन ईयर 1924 ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्जीक्यूटेड अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, और he became folk hero। ठीक है, तो दिस इज हाउ, छोटा सा इवेंट है, छोटे से पॉइंट से इतने ही आपको याद कर रहे हैं कि गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक का उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने पुलिस स्टेशन पर हमले किए, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार दिया। ठीक है, ब्रिटिश लोगों ने फिर बाद में अल्लूरी सीताराम राजू को गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया 1924। ठीक है, तब एग्जीक्यूट कर दिया उन्होंने 1924। ठीक है, लेकिन तब तक ये क्या बन चुके थे, फोक हीरो। ठीक है, ये लोकनायक बन चुके थे, और लोकनायक ही नहीं है, देश के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फ्रीडम फाइटर भी थे, जिनके एफर्ट्स की वजह से हमें आज़ादी मिली है। तो इनका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही महान है जितना बाकी क्रांतिकारियों का कंट्रीब्यूशन देश को आज़ाद कराने में है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये इस तरीके से ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। इसके साथ हुआ अल्लूरी सीताराम राजू टाइप ऐसे कोई क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे, तो आपका ये पूरी तरीके से 3 नंबर का क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से तो हम बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं। किसके लिए हम फिनिश हो चुके हैं, रिगार्डिंग रेबेलियन इन बुडेम हिल्स। ठीक है, तो बुडेम हिल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब हमारा कंट्री साइड वाला टॉपिक पूरा हो चुका है। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं पार्टिसिपेंट्स की। सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स हमने पढ़े टाउन्स में, दूसरे पार्टिसिपेंट्स हमने पढ़े कंट्री साइड में। कंट्री साइड में 2 टाइप के 2 लोगों के बारे में पढ़ा। पहला तो हमने कंट्री साइड में पढ़ा अवध के बारे में, और हमने पढ़ा बुडेम हिल्स के बारे में। अब हम तीसरे पॉइंट पर आएंगे, दैट इज प्लांटेशन इन आसाम। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ तो ये जो आसाम के जो प्लांटेशंस थे, यहाँ पर क्या क्या हुआ, हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर रोल पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ आपको दिमाग में बिठा लेनी है, वो ये है कि एक एक्ट है, एक कानून है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट कानून है, जो कि इसी का पार्ट है। ठीक है, तो आपका तीसरा टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, दैट इज स्वराज इन प्लांटेशंस। ठीक है, यहाँ पर आपको एक कानून के बारे में पढ़ना है, और वो कानून क्या है, वो कानून है इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट।
कानून है? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। ठीक है, ये कानून कब का है? 1859। ठीक है, 1859 का ये कानून है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट है। ये कानून को आपको दिमाग में बिठाना है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, plantation workers cannot leave plantations without परमिशन के बिना ये प्लांटेशन छोड़ नहीं सकते थे। ठीक है, और दूसरी बात याद रखनी है, दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इनलैंड एमिग्रेशन। देखो कौन सा प्लांटेशन की बात हो रही है, हम बात ऑलरेडी मैं आपको एक हिंट दे चुका हूँ, आसाम में है, तो हमारा प्लांटेशन कौन सा है? टी प्लांटेशन। आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि भाई आदमी नौकरी की तलाश में, जॉब की तलाश में अपना गांव छोड़कर शहरों की तरफ जाता है और वहाँ जाकर वो आदमी जो है जॉब करता है। कोई भी जगह हो, मजदूर अपना गांव छोड़कर बेटर वेजेस की तलाश में शहर की तरफ जाता है, तो उनको किसी फैक्ट्री में या किसी पर्टिकुलर किसी किसी मॉल में कह सकते हो, या पर्टिकुलर किसी मार्केट में या किसी शॉप में उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ये जॉब अपॉर्चुनिटी उसकी जो होती है वो उससे गांव से बेटर कंडीशन में लाने के लिए हेल्पफुल होती है और गांव में उसको उतना इनकम मिलती है। तो जॉब की तलाश में ऐसे ही लोग अलग अलग जगह जाते हैं। तो ऐसे ही लोग जॉब की तलाश में कहाँ जा रहे थे? प्लांटेशंस में भी जा रहे थे काम करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि एक बार जब वो प्लांटेशंस में चले जाते थे तो उनको फिर वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनके ऊपर ये कानून लागू हो जाता था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, कि इस कानून के अकॉर्डिंग उनको उस प्लांटेशन की जो चार दीवारी है, या आप कह सकते हो कि प्लांटेशन का जो कॉन्फिस्केटेड एरिया है, उस कॉन्फिस्केटेड एरिया में ही वो रहेंगे और उससे वो बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, परमिशन के बिना। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई प्लांटेशन वर्कर्स कैन नॉट लीव प्लांटेशन विदाउट परमिशन। मतलब वो अपने वापस गांव या जहाँ से वो आए हैं वहाँ पर मिलने जुलने छुट्टी वगैरह लेकर, या किसी का मन नहीं हुआ कि उसे या नहीं जम रहा है वह छोड़ना चाहता है, तो वो परमिशन के बिना जा नहीं सकता है। लेकिन खास बात जो आपको ध्यान में रखनी वो क्या है कि दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन, कि उनको यहाँ पर परमिशन बड़ी मुश्किल से या रेयरली, शायद ही उनको ये परमिशन मिलती थी। मतलब आपको कह रखा है कि परमिशन के बिना नहीं जा सकते, लेकिन आप जब परमिशन लेने जाते हो तो आपको परमिशन दी नहीं जाती, मतलब कभी आपको परमिशन दी ही नहीं जाती है। तो यहाँ पर जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो इस कानून के अकॉर्डिंग क्या थे? बॉन्डेड थे। दे वर बॉन्डेड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। और यहीं से सारी जो हमारी स्वराज का स्ट्रगल है वो यहाँ से आपका शुरू होता है। अब वो स्वराज का स्ट्रगल यहाँ से आपका क्या शुरू होता है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ कि मेंशन, इसका आंसर आप करेंगे, मेंशन द प्रोविजन ऑफ इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। ठीक है, ये आपको 1 मार्क क्वेश्चन, ये आपको करना। इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट का प्रोविजन क्या है? वीडियो को पॉज कर सकते हो, ये लिखना है आपको, ये वाला पॉइंट ए और बी, ये प्रोविजन है इसका, ये आपको 1 नंबर में ध्यान रखना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा? ओके।
आगे बढ़ते हैं। तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लग रहा था कहाँ पर, प्लांटेशंस के अंदर, और ये प्लांटेशन वर्कर्स के ऊपर लग रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि ऑलरेडी वी आर टॉकिंग अबाउट स्वराज। जब हम स्वराज की बात करते हैं तो स्वराज की जब हम बात करते हैं तो दिमाग में आपको ये चीज़ बिठानी है, मीनिंग ऑफ स्वराज। मीनिंग ऑफ स्वराज, स्वराज का अर्थ, स्वराज का अर्थ क्या है। अब ये स्वराज का अर्थ सबके लिए क्या है, अलग अलग। अब सबके लिए स्वराज का अर्थ अलग अलग कैसे है, तो उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सब लोगों का स्वराज का मतलब, सब लोगों ने स्वराज का मीनिंग अलग अलग निकाला। जिसकी जैसी प्रॉब्लम उसका स्वराज का मीनिंग उसके अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्लांटेशन वर्कर्स की प्रॉब्लम समझ में आ गई कि प्लांटेशन वर्कर्स एक बार प्लांटेशन में आ गए काम करने के लिए तो वो बाहर नहीं जा सकते, परमिशन उनको लेनी पड़ेगी, लेकिन उनको परमिशन तो मिलेगी नहीं। रेयरली परमिशन मिलती होगी, मतलब लाखों में एक को मिल गई, वो भी कई सालों में एक बार, तो ये रेयरली हो गया, तो वो बेचारे परेशान थे, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर प्लांटेशन वर्कर्स, इनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, ये समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे के इनकी रूपरेखा समझ पाएंगे। इनका मीनिंग क्या था, दे कुड फ्रीली मूव इन एंड आउट ऑफ द confined स्पेस। इनके लिए पहला स्वराज का मीनिंग क्या था कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं इन और आउट, अंदर या बाहर, कन्फाइंड एरिया, ठीक है। जिस एरिया में इनको रखा गया है, इनके लिए स्वराज का मतलब था एक ऐसा समय जब ये प्लांटेशन एरिया से, जो इनका कन्फाइंड स्पेस है, ये प्लांटेशन एरिया इनका कन्फाइंड स्पेस है, यहाँ से ये फ्रीली बिना किसी रोक टोक के बाहर जा सकते और वापस आ सकते, जो कि इनको परमिशन नहीं थी। तो इनके लिए स्वराज का मतलब कि स्वराज आएगा तो हमें यहाँ से आने जाने की परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। अब जब ये बाहर अंदर बाहर आसानी से आ जा पाएंगे तो क्या कर पाएंगे, दे कुड रिटेन लिंक विथ देयर विलेजेस। जो गांव इनसे छूट गए हैं, मतलब जिन गांव से आए थे काम करने के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद कभी वापस गांव जा ही नहीं पाए, तो उनसे ये अपनी लिंक फिर से जोड़ सकते हैं, ठीक है। इनसे ये लिंक अपनी फिर से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर स्वराज का मीनिंग, चूंकि ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट से बॉन्डेड थे, इसलिए ये फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे थे कन्फाइंड स्पेस से, और अपने गांव से फिर से अपने लिंक एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इनके लिए स्वराज का मीनिंग क्या था, इनके लिए स्वराज का मीनिंग था कि ये कभी भी किसी भी वक्त प्लांटेशन छोड़कर जा सकते हैं या वापस आ सकते हैं, और अपने गांव से फिर से अपनी टूटी हुई लिंक को ये जोड़ सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात आप लोगों को। तो यहाँ पर आपके ये दो क्वेश्चन बनकर तैयार हो गए। एक क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं आपको लिखा चुका हूँ, प्रोविजन ऑफ इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, और दूसरा है डिस्कस, या डिस्कस हम ये लिखते, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर प्लांटेशन वर्कर्स। ये आपका क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर, उसका आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई प्लांटेशन वर्कर के लिए स्वराज का मतलब क्या था। यहाँ आप हर एक से रिलेटेड आप स्वराज का मतलब निकाल सकते हो। टाउन्स में रहने वाले लोगों के लिए स्वराज का मतलब क्या होगा, अवध में रहने वाले लोगों के लिए स्वराज का मतलब क्या था, ये आप जब आप स्टडी कर रहे हैं तब इन क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा फोकस करिए। फिर से थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूँ मैं, जब हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करा था तो महात्मा गांधी का ऑब्जेक्टिव था स्वराज पार्टी। तो
महात्मा गांधी ने कहा कि एक बार हमको स्वराज मिल गए तो देश आज़ाद हो जाएगा। तो उनके लिए स्वराज का मतलब था सारी बंधन बेड़ियाँ जो कि ब्रिटिश लोगों ने बांध रखी उनसे आज़ाद। लेकिन सबकी बंधन बेड़ियाँ अलग अलग प्रकार की थी, तो प्रॉपरली स्वराज का मीनिंग सबको बताया नहीं गया था कि एक्चुअली स्वराज से मतलब क्या है। तो महात्मा गांधी या किसी भी कांग्रेसी नेता ने स्वराज का मतलब नहीं बताया था, इसलिए सब ने स्वराज का मीनिंग अपने अपने हिसाब से निकाल लिया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि भाई टाउन्स में रहने वाले लोगों के लिए स्वराज का मतलब अलग हो गया, अवध में रहने वाले लोगों के लिए स्वराज का मतलब हो गया। अवध में रहने वालों के लिए आप दिमाग में लाइए कि उनकी डिमांड्स क्या थी। उनकी डिमांड्स थी बेकार से आज़ादी, उनकी डिमांड्स थी रिवेन्यू में कमी, उनकी डिमांड्स थी रेंट से माफ़ी। तो ये सारी चीज़ें थी उनके दिमाग में। तो उनके लिए स्वराज का मतलब क्या होगा, एक ऐसा समय जब ये सारे रेंट से उनको मुक्ति मिल जाएगी, उनको फोर्सफुली रिवेन्यू पे नहीं करना पड़ेगा, उनको बेकार नहीं करनी पड़ेगी, वो आसानी से अपनी खेती कर सकते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। और अगर उनकी हार्वेस्ट नहीं आती है तो उनको रिवेन्यू पे करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए स्वराज का मीनिंग वो हो गया। फिर हम आते हैं गुडे मिल्स की तरफ। गुडे मिल्स में आते हैं तो रेबेलियन जो हुआ अल्लूरी सीताराम राजू वाला, तो वहाँ पर भी क्या हुआ, वहाँ पर भी स्वराज का मीनिंग क्या था उनका। उनके लिए स्वराज, उन्होंने रेबेलियन किया क्यों? उन्होंने रेबेलियन किया क्योंकि उनको रिजर्व फॉरेस्ट में जाने नहीं दिया जा रहा था। तो उनके लिए स्वराज का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा समय जब वो फिर से अपने रिजर्व फॉरेस्ट में जा सकते हैं, एक ऐसा समय जब उन्हें बेकार नहीं करवाई जाएगी, एक ऐसा समय उनसे जो उनका लाइवलीहुड का सोर्स छीन लिया गया है, दैट इज़ फॉरेस्ट, तो वो उनको वापस रिटेल कर पाएंगे। तो ये उनके लिए स्वराज का मीनिंग था। सिमिलरली इनके लिए स्वराज का मीनिंग क्या था कि ये कन्फाइंड स्पेस से, क्योंकि ये बॉन्डेड थे किससे, इंडियन इमिग्रेशन एक्ट से, तो यहाँ पर कन्फाइंड स्पेस से फ्रीली मूव इन और आउट कर सकें और अपने लिंक वापस से एस्टेब्लिश कर सकें। ठीक है, समझ आई बात? ओके, तो ये इनके लिए क्या था, मीनिंग ऑफ स्वराज। नाउ हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डेवलप्ड इन प्लांटेशन? ठीक है, अब यहाँ पर आपका सिंपल सा टॉपिक आ जाता है, डेवलपमेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन प्लांटेशन। तो पहली चीज़ आपको दिमाग में लानी है कि व्हेन द प्लांटेशन वर्कर्स हर्ड अबाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, व्हेन द प्लांटेशन वर्कर्स हर्ड अबाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, दे डिफाइंड थाउजेंड ऑफ वर्कर्स, डिफाइड अथॉरिटीज, मतलब उन्होंने अथॉरिटी को धता बताते हुए और उनकी बात को ना सुनते हुए, ठीक है, लेफ्ट प्लांटेशन, वो प्लांटेशन छोड़कर चले गए, वो प्लांटेशन छोड़कर चले, लेफ्ट प्लांटेशंस एंड हेडेड टूवर्ड्स होम, और घर की तरफ बढ़ गए। ठीक है, दे बिलीव्ड, क्या बिलीव कर रहे थे वो, गांधी राज वाज कमिंग, कि महात्मा गांधी का राज आने वाला है। ठीक है, महात्मा गांधी का राज आने वाला है, और एंड they will be given lands in their villages। ठीक है, महात्मा गांधी का राज आने वाला है और उनको फिर से ज़मीन दी
जाएगी इनके गाँव। इन्होंने ये बिलीव करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये आगे बढ़ गए। तो जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना इन्होंने हजारों की संख्या में वर्कर्स ने जो अथॉरिटीज थी प्लांटेशन की, उनको दता बताते हुए प्लांटेशन छोड़कर चले गए और अपने घरों की तरफ बढ़ गए। ये ऐसा बिलीव करने लग गए कि अब से महात्मा गांधी का राज आ चुका है और ये लोग जो है, इन लोगों को ज़मीन इनके गांव में फिर से दी जाएगी। मतलब इनके लिए स्वराज का मीनिंग समझ में आपको आने लगा हो। ठीक है, और क्या हुआ? बट दे नेवर रीच्ड देयर होम। लेकिन ये निकल तो गए, लेकिन ये अपने घर कभी नहीं पहुंच पाए। वाई? बिकॉज रेलवे एंड फेरी स्ट्राइक्स। भाई आप प्लांटेशन छोड़कर जाओगे तो आपको साधन तो चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए। तो उस समय क्या हो रहा है कि जो रेलवे और फेरी का मतलब होता है नेविगेशन, जो हम नदियों में या सागरों के ज़रिए, जैसे बोट्स के ज़रिए, शिप्स के ज़रिए जो हम नेविगेशन करते हैं, जो फेरी जिसको कहते हैं, तो उनकी स्ट्राइक चल रही थी। तो इनके पास कोई सोर्सेस तो थे ही नहीं। तो ये गए तो सही छोड़कर, लेकिन ये अपने घर कभी नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? बिकॉज उस समय ये सारी स्ट्राइक्स चल रही थी और दे वर कॉट, पकड़े गए ये, एंड बीटन अप बाय पुलिस। ठीक है, रास्ते में पकड़े गए, पुलिस ने इनको मारा पीटा और इनको फिर से प्लांटेशन में लाकर छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इनका जो इन्होंने छोटा सा रेबेलियन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शुरू किया था, उसका अंत हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डेवलप्ड इन प्लांटेशन। तो आपको ये सारे पॉइंट्स 1, 2, 3, 4 ठीक है दिमाग में बिठा लेना है कि जब इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, इन्होंने अथॉरिटीज़ को डिफाई करते हुए प्लांटेशन छोड़ दिया और अपने घरों की तरफ चले गए प्लांटेशन वर्कर्स। इनका ऐसा मानना था कि महात्मा गांधी राज आ रहा है और इन्हें इनके गाँव के अंदर ज़मीनें दी जाएगी, और इसलिए ये वहाँ से चले गए। लेकिन ये कभी अपने घर पहुँच नहीं पाए। क्यों नहीं पहुँच पाए? क्योंकि उस समय रेलवे और फेरी की स्ट्राइक चल रही थी। ये रास्ते में ही पकड़े गए और इनको पुलिस द्वारा मारा पीटा गया और इनको फिर से अपने प्लांटेशन में भेज दिया गया। तो इस तरीके से एक छोटा सा रिवीजन यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो हमारा 4th पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है, मैंने आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखा दिए इस टॉपिक के अंदर से। पहला क्वेश्चन था प्रोविजन ऑफ इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, दूसरा क्वेश्चन था आपका दैट इज व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर प्लांटेशन वर्कर्स, और तीसरा क्वेश्चन है आपका हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डेवलप्ड इन प्लांटेशन। हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डेवलप्ड इन प्लांटेशन। तो इवेंट्स आपको लिखने हैं, जो मैंने 4 इवेंट्स बताए, ये 4 इवेंट्स आपको लिखने। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांटेशन के अंदर भी आपका जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है आगे ज़्यादा नहीं चल पाता और फरवरी 1922 आते आते महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ और विथड्रॉन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, इस फिर एक मूवमेंट ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाता और थोड़े समय बाद ही महात्मा गांधी खुद ही इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ या बंद कर देते हैं या वापस ले लेते हैं। अब क्वेश्चन निकल कर आता है कि महात्मा गांधी क्यों वापस ले लेते हैं, तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर ये है कि सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाई डिड महात्मा गांधी withdrawn
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, फरवरी 1922 में महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपना वापस ले लेते हैं। अब क्वेश्चन इज कि क्यों ले लेते हैं, तो उसका आंसर आपको मिलता है, उसका आंसर आपको मिलता है कहाँ पर, चौरी चौरा। तो आंसर आपको मिलता है यहाँ पर, एंगर्ड बाय द इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा इन गोरखपुर। महात्मा गांधी जो थे वो गोरखपुर जो यूपी में है, वहाँ पर जो चौरी चौरा वाला जो इंसिडेंट हुआ था 1922 फरवरी में, उससे वो नाराज़ हो जाते हैं। इस इंसिडेंट में क्या होता है कि पुलिस जो है एक पीसफुल प्रोसेशन, एक जुलूस निकलता रहता है कहाँ से, चौरी चौरा से। एक पीसफुल प्रोसेशन वाज गोइंग ऑन इन चौरी चौरा, पीसफुल procession was going through market in चौरी चौरा, जगह का नाम है, where police fired on people। जहाँ पर पुलिस जो है इस प्रोसेशन में जो लोग शामिल होते हैं उनके ऊपर क्या करती है, गोली चला देती है। ठीक है, लोग क्या हो जाते हैं, लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, एंगर्ड बाय दिस पीपल अटैक्ड पुलिस स्टेशन, killed पुलिस ऑफिसर्स। ठीक है, इससे गुस्सा होकर लोग जो है पुलिस स्टेशन पर अटैक कर देते हैं, मार देते हैं पुलिस ऑफिसर को, और आग वगैरह लगा देते हैं पुलिस स्टेशन के ऊपर। तो इन सब ये वायलेंस जो फैला, ये जो वायलेंस था, इस वायलेंस से महात्मा गांधी नाराज हो जाते हैं और वो चौरी चौरा मूवमेंट से, इंसिडेंट से नाराज होकर वो जो है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लेते हैं। ठीक है, अब ये आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद रखना है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, दैट इज मैप बेस्ड क्वेश्चन, 1 मार्क का मैप बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको इंडिया का मैप दिया जाएगा, इंडिया के मैप के अंदर आपको यूपी दिखाया जाएगा, उस यूपी में ऑलरेडी आपको एक लोकेटेड प्लेस दिया जाएगा ए या बी नाम से, और क्वेश्चन में पुटअप किया जाएगा कि प्लेस वेयर महात्मा गांधी विड्रॉन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, एंगर्ड बाय द इवेंट, द प्लेस वेयर महात्मा गांधी गॉट एंगर्ड बाय द इंसिडेंट एंड विड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो वो जगह कौन सी आएगी, वो जगह आएगी चौरी चौरा इन गोरखपुर। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा चौरी चौरा इन गोरखपुर। ठीक है, ये आपका 1 मार्क का मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा यहाँ से। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे अगले टॉपिक में कि क्या वो रीज़न रहते हैं जिसकी वजह से महात्मा गांधी जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है बंद कर देते हैं। मतलब कुछ और रीज़न की, जैसे ये तो मेन रीज़न हुआ कि भाई इससे गुस्सा होकर उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया, लेकिन और भी चीज़ें थी। उनका ऐसा मानना था कि भाई अभी लोग सत्याग्रह का प्रॉपर मतलब समझे नहीं है, पहले लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इनको सत्याग्रह का मतलब समझाना पड़ेगा, और उसके बाद जब वो समझ जाएंगे फिर एक कोई नया मूवमेंट हम लॉन्च करेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ द एंड ऑफ आवर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
ठीक है। इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल टॉक अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे चैनल को, मेरे इस वीडियो को भी, और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। और आपकी जो भी क्वेरीज़ हो, आपको नंबर मेरा पता है, आप उस पर उन क्वेरीज़ को आप मुझसे उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। और मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ कि आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो आप मुझ तक पहुँचाएँ, कमेंट सेक्शन के ज़रिए पहुँचाएँ। जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो जो है अपने डाउट्स मुझे मेरे नंबर पे फॉरवर्ड करें, तो मैं आपके लिए कुछ रेमेडियल, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं कुछ रेमेडियल वीडियोस भी बना दूंगा आपके लिए। पर उसके लिए आपके डाउट्स मेरे पास आने ज़रूरी कि कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे, तो मैं उनको फिर से आपके लिए जो है फिर से मैं आपको उसके लिए समझाने की कोशिश करूँगा। और आपके अगर क्वेश्चन हो तो उनका मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा, ठीक है, लॉकडाउन का पालन कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।